नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश को मिली है और इसका आयोजन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रहा है। सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी बतौर विशेष अतिथि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदौर एक शहर नहीं, एक नया दौर है। यह समय से आगे चलने वाला दौर है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, जंगल, आदिवासी परंपरा के साथ और भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी यात्रा को यादगार बनाएगा। बता दें कि दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में 3.25 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। पिछले 28 साल के अंदर विदेश जाकर बसने वाले भारतीयों की संख्या में 346% का इजाफा हुआ है। जहां 1990 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की संख्या 90 लाख थी, तो वहीं अब 3.25 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। इनमें सबसे ज़्यादा भारतीय नागरिक अमेरिका में बसे हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या 44,60,000 से भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। यहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या 34,25,000 से अधिक है। इसी तरह दुनिया भर के लगभग सभी देशों में भारतीय बसे हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर तो स्वयं व्यापार कर रहे हैं या फिर किसी इंटरनेशनल कंपनी के बड़े ओहदे पर कार्यरत हैं। बहरहाल आइए जानते हैं कि दुनिया में रहने वाले भारतीयों की कितनी ताकत है और इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन की क्या खासियत है। तो कोरोना काल के बाद पहली बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रत्यक्ष रूप से इंदौर में हो रहा है, जिसका आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करके किया है। हालांकि पिछले 3 सालों में भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो हुआ, लेकिन डिजिटल मोड पर। इसलिए इस बार हो रहे इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधि न केवल भाग ले रहे हैं, बल्कि उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इस बार का सम्मेलन अमृत काल में भारत के भरोसेमंद सहयोगी थीम पर हो रहा है। सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज इंदौर में हो चुका है और इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश को मिली है और इसका आयोजन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रहा है। सम्मेलन में 70 देशों के 3,500 प्रवासी भारतीय शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी बतौर विशेष अतिथि सम्मेलन में शामिल हुए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रैंड हॉल में मोदी जब मंच पर पहुंचे तो हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, अपनों से आमने सामने की मुलाकात बात का अलग आनंद और महत्व होता है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंदौर एक शहर नहीं, एक नया दौर है। ये समय से आगे चलने वाला दौर है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा का जल, जंगल, आदिवासी परंपरा और यहाँ बहुत कुछ है जो आपकी यात्रा को यादगार बनाएगा। उज्जैन में भी भव्य महाकाल लोक का विस्तार हुआ है। आप सभी वहां जाएं और महाकाल का आशीर्वाद लें। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने
स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत काल में मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में अमृत वर्षा हो रही है। भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विवेकानंद से की है। उन्होंने कहा, देश में 2 नरेंद्र हुए हैं। 100 साल पहले एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया। वहीं दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा है। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। गौरतलब है कि हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से इसका वर्चुअल आयोजन किया गया था। 4 साल के बाद एक बार फिर से इसका बड़ा आयोजन हो रहा है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत सन 2003 में नई दिल्ली से हुई थी, जिसकी संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीलाल सिंघवी के दिमाग की उपज थी। दरअसल 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और भारत में स्वतंत्रता की मशाल जलाई थी, जिस दिन की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और विदेशों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाता है। दुनिया में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारत के लोगों की है। आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में भारत के लोग रह रहे हैं और विदेश में काम कर रहे भारतीय काफी अच्छी रकम भारत भेजते रहे हैं। प्रवासी भारतीयों से रेमिटेंस के रूप में भारत आने वाले पैसे में बड़ा योगदान 5 देशों का है। साल 2021 में सबसे ज्यादा 19 अरब 80 करोड़ डॉलर यूएई में काम करने वाले भारतीयों ने भेजे। इसके बाद अमेरिका से 15 अरब 80 करोड़ डॉलर आए, सऊदी अरब से करीब 13 अरब डॉलर, ओमान से लगभग 6.5 अरब डॉलर और कुवैत से भी इतनी ही रकम भारतीय प्रवासियों ने भेजी। इस बार भी सरकार को उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स समिट में प्रवासियों द्वारा देश में निवेश किया जाएगा, लेकिन निवेश कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि वर्मा जी, राहुल अर्थशास्त्री अभिषेक मोदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं और स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राहुल जी, सबसे पहले आप ही, जो भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, विपक्ष में होने के नाते क्या आप इनका स्वागत करते हैं?
त्रिपाठी जी, आज इन्वेस्टर समिट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 20 वर्ष की इस सरकार की आयु होने के बाद भी अगर हम अप्रवासी भाइयों को अपने एक उचित समुचित व्यवस्थाएं और उन्हें भरोसे में नहीं ले पाएँ, तो यह सरकार की पहली ही प्राथमिकता को कहीं ना कहीं खोती है कि जिस तरीके से अवस्थाओं का उन्हें सामना करना पड़ा और वे जिस निवेश के उद्देश्य से आए थे, कहीं ना कहीं उनके बयान या उनकी जो बातचीत निकलकर सामने आ रही है कि वे हताश और निराश भरा माहौल महसूस कर रहे हैं। कहाँ देखा हताश और निराश नहीं, भरा माहौल? जो अवस्थाओं के लेकर जो जूली डेलीगेट हैं और जो लंदन के मेयर हैं, उनके वीडियो वायरल हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो उस वातावरण से स्पष्ट रूप से ये चीज़ निकल कर आती है कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं और जहाँ 6000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं की बात की थी और तमाम निवेशकों की बात थी, वहाँ 3000 लोगों की बैठक व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी तमाम चर्चाएं और ऐसे वीडियो आज सामने आए हैं जिनसे सरकार की पोल खुल रही है कि उनके नौकरशाहों ने किस तरीके से उनकी भत पिटवाई है या सरकार ने जिस तरीके की झूठी जुमलेबाजी कर बड़े बड़े ढींगे हाँके थे, तो उनका सच उजागर हो रहा है कि ये महज इवेंट मात्र बन के रह चुका है इंदौर का आयोजन। तो आपका कहने का मतलब है कि जो भी आए हैं वो नाराज होकर जाएंगे? यह तो सरकार को विचार करना था कि सरकार उन्हें किस तरीके से हैंडल करती, लेकिन सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते आज वो अगर नाराज हुए हैं और इन्वेस्ट करने की बात ना भी कर रहे हैं, तो ये सरकार का फेल्यूर है। जो संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है विपक्ष में होने के नाते उनका निवेश होगा? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब तक के जो इन्वेस्टर समिट रही हैं वो केवल इवेंट तक सीमित रही हैं। हमने देखा है कि इस 15 वर्ष की जो सरकार है, कोई बड़ा उद्योग धंधा लाने में या सरकार सफल नहीं हुई। केवल इवेंट और इवेंट और इवेंट के अलावा इस सरकार का ध्येय नहीं हो पाया है। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है। जी जी हमारे साथ रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं ये सिर्फ इवेंट और इवेंट बन के रह गया है। अभी इसके पहले, खैर ये तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है जो पहली बार मध्य प्रदेश को मेजबानी करने के लिए मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके बाद अभी 2-3 दिन MOU साइन होंगे, फिर इतना निवेश आएगा, लेकिन धरातल पे उतना उतर पाता है नहीं उतर पाता है, आंकड़े अभी बाद में राहुल जी देंगे। लेकिन फिलहाल अभी उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं उचित नहीं थी। बात भी सही है, बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रवासी भारतीयों के, उनको अंदर जाने को नहीं मिला, बैठने को नहीं मिला, व्यवस्थाएं नहीं मिली। देखिए, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उन्हें कोई भी अच्छा आयोजन भी हो तो उसमें भी कमियां निकालने की एक आदत सी हो गई है जी। जब हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो वह व्यवस्थाओं से युक्त होता है और उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं लगती हैं और हम उन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी भी होती है, तो निश्चित तौर पे सरकार इस पर काम करती है। और रही बात इस आयोजन की, तो इस आयोजन के ये केवल आज पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी इसका आयोजन हुआ और लगातार इसके आयोजन होते रहे हैं। कोरोना काल के पहले लगातार आयोजन हुए, पर आप देखें इस आयोजन का जो परिणाम क्या होता है, जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके दूरगामी परिणाम होते हैं या फिर अल्पगामी परिणाम होते हैं कि जो तुरंत दिखने लगते हैं। परंतु जब कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उनके दूरगामी परिणाम ही सामने आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस आयोजन के पश्चात में इस राज्य को और इस देश को कुछ नया मिलने वाला है और जो हमारे भाई बाहर से आए हैं उनके द्वारा भी कुछ नया इस देश के लिए किया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नया क्या मिलेगा मोदी जी? या मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। ये जो जिस तरह से अरबों डॉलर रुपए जो विदेश में हमारे 3.25 करोड़ से ज़्यादा हमारे भारतीय रह रहे हैं, वो हिंदुस्तान में अपने अपने परिवार को पैसा भेजते होंगे, जो भी भेजते हों, इससे भारत की इकोनॉमी में कितना अंतर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? सर बिल्कुल पड़ता है इससे फर्क जी। मतलब 18 से 20% का फर्क हमें जो बाहर से आने वाली फॉरेन करेंसी है और उसके रिजर्व पे पड़ता है जी। और सर मैं सबकी बातें सुन रहा था, चीजें देख रहा था, पर इस तरह से प्लेटफॉर्म एक दिया और अपने
स्टेट मध्य प्रदेश को दिया वो वाकई में तारीफ काबिल है। बहुत सारा इस पे अपने को आने वाले समय में बेनिफिट मिलेगा, वो अभी अपने को देखने को मिलेगा। बट सर वो जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं या जो बोल रहे हैं कि वो इस तरह से अनियमितताएं हैं, सर थोड़ा बहुत तो सब चलता है जी, पर जिस हिसाब से सब चीजें हुई, जो समिट हुई है, समिट अपने आप में एक बहुत बोला जाएगा सर कि एक अपने आप में एक सांकेतिक है कि मध्य प्रदेश जो निवेश के नाते बहुत ज्यादा वो रहा है। वही आप बाकी स्टेट को देखेंगे उस हिसाब से मध्य प्रदेश में उतना निवेश नहीं हुआ या उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं जितनी बड़ी कंपनियां दूसरे स्टेट्स में हैं, जबकि हम सेंटर ऑफ द स्टेट में हैं और यहाँ से सारी चीजों की सुविधाएं बहुत अच्छी है। यहाँ का लेबर, यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ का मेथोडोलॉजी जो हम सारे स्टेट से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह की समिट होना और आगे का इन्वेस्टमेंट आना वो सर अकल्पनीय है। अकल्पनीय तो है, लेकिन आपको क्या लगता है, आए हैं प्रवासी भारतीय आए हैं, इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में हमारे भारत के कल्चर, हमारी संस्कृति को बताना और कम से कम आपस में मेल मिलाप करने के बाद एक दूसरे को जोड़ना, सामंजस्य बनाना, ये है। इसमें निवेश की बात कहाँ आ रही है? सर जब तक हम अपने कल्चर को दिखाएंगे नहीं, मतलब मैं मंच पे ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, जब तक सर हम लड़की को दिखाएंगे नहीं तो ब्याहेंगे कैसे जी? तो जब तक हम ये बताएंगे नहीं कि हमारे वहाँ क्या फैसिलिटी है, हम उसको कैसे बोलें कि आप आइए हमारे वहाँ पे और निवेश करिए जी? तो क्या लगता है आपको निवेश होगा? मुझे लगता है सर, जो सुबह का मीट था और उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि निवेश होगा। सत्यप्रकाश जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है भाई सर। सत्यप्रकाश जी, इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? हालांकि मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली है, अब इसके बाद MOU 11-12 तारीख को इन्वेस्टर मीट है, बड़े बड़े उद्योगपति, बाहर के भी उद्योगपति आएंगे। इसके पहले भी कई इन्वेस्टर मीट हुई हैं, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन वो रिजल्ट सामने नहीं आता जितना MOU हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इसके राजनीतिक मायने क्या, कितना फायदा मिलेगा शिवराज जी को? जी 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 त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस का जो कन्वेंशन 3 दिन का मध्य प्रदेश में चल रहा है जी, तो मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी बात है जी, लेकिन देश के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर 2 साल में ये आयोजित होता है जी, और केवल पिछले कोविड के काल में 4 साल बाद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अभी तक का 33-38 साल से ये लगातार सिलसिला है और ये कहीं ना कहीं प्रवासी भारतीयों को अपने देश के दिल से जोड़ने का बड़ा रास्ता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी उन लोगों का अपने देश के विकास में क्या योगदान हो सकता है, उस पर जो सरकार ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, वो किसी की भी सरकार हो। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी मेजबानी मिलना, चूंकि ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का मामला है और वही इसका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होता है, लेकिन जब मध्य प्रदेश को मिल रहा है तो इसलिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव की दृष्टिगत शिवराज सिंह के ऊपर जो कुछ अभी स्पेकुलेशन, लीडरशिप चेंज की मंडरा रही थी, कहीं ना कहीं उनको अभी कुछ समय के लिए तो साफ ही कर दिया है। क्योंकि अगर अब आगे भी होता है तो फिर वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में और 2 इवेंट हैं। एक तो GIS है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यही इंदौर में 2 दिन बाद है, और इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण G20 समिट की 2 मीटिंग्स यहाँ होनी है। तो इनको ध्यान में रखते हुए, सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में एक जो अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों को स्टेबिलिटी या उनको खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम माना जाएगा। लेकिन क्या इससे मध्य प्रदेश का वास्तव में विकास होगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इन्वेस्टर समिट आज पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जब की शुरुआत है, ये 7वीं इन्वेस्टर समिट है, और कितने सारे प्रयास हुए, कितनी उसकी ब्रांडिंग हुई, कितना सारा पैसा खर्च हुआ। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल कहा था कि MOUs तो हो जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में धरातल पर नहीं आते हैं। इसका पीछे में कहीं ना कहीं आज की गवर्नमेंट या जिनके समय में वो हुए, उस तत्कालीन गवर्नमेंट की
फेल्योर मानता है कि उन्होंने प्रमोशन में तो काम किया लेकिन एजुकेशन में काम नहीं किया। उनको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए इन चीजों को, यानी कि वो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए, या फिर केवल मध्य प्रदेश की वाहवाही दिखाने के लिए कि हमने इतने नंबर ऑफ एमओयू साइन कर लिए हैं और ये हमारी बड़ी सफलता है। सफलता जब मानेंगे जब प्रदेश कोविड के बाद बेरोजगारी की स्थिति से प्रदेश क्या पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रवासी भारतीय दिवस या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कुछ ऐसा रूप लेकर आए जिससे यहाँ चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, या मध्य प्रदेश के हिसाब से अब देखिए यहाँ पर कुछ चिप्स बनाने का जो प्लान लाए हैं वो फिजिबल है क्या? मुझे नहीं लगता। अगर कोई टेक्नोलॉजिस्ट इस बात पर चर्चा करेगा तो मध्य प्रदेश में सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी क्या है, तो वो चिप कैसे बनाएंगे, ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही है। हालांकि ऐसे प्रयास कई प्रदेशों ने किए, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो फिजिबल मध्य प्रदेश में है ही नहीं, उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि उसकी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर कोई देश उस चीज में आगे बढ़ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि उसकी इकोनॉमी लबालब हो जाएगी। पर ये सिर्फ मुझे शब्दवाद दिखते हैं, लेकिन ये चीज ठीक है कि जब कोई एफर्ट लगाए जाते हैं तो उसके परिणाम 100% आउटकम नहीं आए, पर कुछ तो आता है। प्रयास सराहनीय है, लेकिन उसकी एजुकेशन पर सरकार को जितनी गंभीरता प्रमोशन में दिख रही है उससे कहीं ज्यादा दिखानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में फायदा इस प्रमोशन से नहीं बल्कि उससे स्टेट या उसके युवाओं या उसके सिटीजन को होगा। जी अग्निहोत्री जी, मध्य प्रदेश को इस प्रवासी भारतीय की बात कर लें, जो सम्मेलन हो रहा है, मध्य प्रदेश को इसका कितना फायदा मिलेगा, मौजूदा सरकार पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है मौजूदा सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब असर नहीं पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव तो होगी, पॉजिटिव तो असर पड़ेगा, ऐसा कोई नेगेटिव असर पड़ने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि रवि भाई जो कह रहे हैं वो जनता ने उनको वो काम सौंपा है, जो काम रवि भाई कर रहे हैं वो जनता ने उनको सौंपा है, इसलिए कर रहे हैं जी। वरना अपने प्रदेश की छवि कौन बिगाड़ना चाहता है जी? अपने प्रदेश की छवि को दुनिया भर में क्यों धूमिल करना चाहेगा कोई भी जी? दूसरा सवाल, दो अलग अलग चीज़ों को मुझे लगता है यहाँ जोड़ा जा रहा है जी। 9, 10, 11 को 8, 9, 10 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन जी, और 11 और 12 को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जी। ये दोनों अलग अलग इवेंट हैं त्रिपाठी जी। तो यदि प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन को इन्वेस्टमेंट से जोड़ेंगे तो थोड़ा अन्याय होगा। मुझे ये लगता है कि जो इंडियन डायस्पोरा जो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है जी, उस इंडियन डायस्पोरा को भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार और भारतीय जो समृद्धि और जो विरासत जो है उससे जोड़े रखने का ये एक प्रयास है जी। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस बार जो उन्होंने थीम दी है वो यही दी है कि अमृत काल में भारत के विकास में इनकी भागीदारी जी। तो उसमें इन्वेस्टमेंट की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, यदि यहाँ के स्थितियों से, परिस्थितियों से, नैसर्गिक संसाधनों से मध्य प्रदेश के प्रभावित होकर के कोई प्रवासी भारतीय या निवेश करना चाहता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए कि निवेश आएगा या नहीं आएगा। ये बात हम 11 या 12 तारीख को करेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट आएगा और क्या संभावना है जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इन्वेस्टर समिट ना हो तो मध्य प्रदेश में या देश में कोई इन्वेस्टमेंट आने वाला नहीं, जीरो है समझिए जी। लेकिन यदि आपने 100 MOU किए और उनमें से 40 के भी यदि उद्योग लग गए तो समझिए इसके बहाने से आपको 40 उद्योग तो मिले, 40% आपको निवेश मिला जी। लेकिन यदि आप इस डर से करें ही नहीं कि MOU ज़्यादा होते हैं और धरती पर उतरते नहीं जी, तो फिर तो जीरो है। तो इसका मतलब ये कि आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। तो प्रयास करने से फ़ायदा ये है कि भले ही 40% इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन आ तो रहा है। ये अग्निहोत्री जी 1100 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं सरकार के अभी तक के इन्वेस्टर समिट में, 1100 करोड़। हाँ, वो एक ज़रूर इसका छानबीन का विषय है कि कितने खर्च हुए और कितने उसके मुकाबले में जो है उद्योगपति आए या निवेश आया, क्योंकि केवल उद्योग ही नहीं और भी चीज़ों में निवेश करते हैं जो व्यवसायी हैं और जो लोग।
तो ठीक है, ज़्यादा खर्च हुआ कम आया, वही मैं कह रहा हूँ कि 100 MOU किए हुए और उसमें से 40 धरती पर उतरे जी, तो ठीक है, लेकिन यदि आप नहीं करेंगे तो जीरो है, तब तो कुछ आ ही नहीं रहा। कम से कम वो प्रयास करने से 100 रुपये खर्च करने से 40 तो आपको कम से कम प्रदेश में आते हुए दिख रहे हैं, वरना तो एक भी पैसा आते हुए नहीं दिख रहा जी। तो इसको इस तरीके से कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और जो कुछ इतने बड़े जो आयोजन होते हैं त्रिपाठी जी, हमारे घर में भी जो आयोजन होते हैं शादी ब्याह, उसमें भी आप देखिए, आप 100% मेहमानों को आप खुश नहीं कर सकते जी। कुछ ना कुछ तो नाराज़ होके जाते हैं कि नाई नहीं आया, समय पे बाल नहीं काटे, एक ही आदमी के बाल इतने देर काटता रहा, मैं अपने बाल नहीं कटवा पाया। तो ये सारी चीज़ें तो होता है जी। तो उसको इतने निगेटिव उस पर नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। चलो राहुल जी। जी त्रिपाठी जी, जी, आपने सुनी लिया सबकी बात। माफ़ कीजिएगा राहुल भाई, मैं रवि भाई नहीं कोई ठीक है, चलता है। निवेशकों का दरअसल विश्वास जीतना ही किसी भी राज्य की, अग्निहोत्री जी वो रवि भी हैं, राहुल भी हैं। अच्छा, फिर ठीक है। निवेशकों का विश्वास जीतना ही किसी भी राज्य की सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। लेकिन यह सरकार 20 वर्ष के के आयु काल में भी ऐसी तमाम इन्होंने 5 से 8 इन्वेस्टर समिट की हैं, आयोजन किए, लेकिन हम रत्ती भर भी विश्वास नहीं पैदा कर पाए और इतनी भी सीख नहीं ले पाए। आज भी कब तक इस तरह के हम उदाहरण पेश करके अपना बचाव करेंगे कि एक माननीय बैठे हैं कि जब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे तो पसंद कैसा आएगा, या आदरणीय अग्निहोत्री जी ने कहा कि तो अपन बचाव करके कब तक अपने राज्य की कमियों को छिपाएंगे। लेकिन सरकार को होना चाहिए था कि इतने बड़े एक काल के बाद अगर वह एक अच्छी समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही, उनमें विश्वास का भाव पैदा नहीं कर पा रही है और इस तरह की कमियां बार बार उजागर हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेल्योर ही तो माना जाएगा। मेरे मध्य प्रदेश की पहचान इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। मैं भी एक मध्य प्रदेश का युवा हूं और मेरी पहली पसंद है कि मध्य प्रदेश के अंदर अच्छे से अच्छे उद्योग धंधे आए, एक विकसित राज्य की कल्पना हम देखना चाहते हैं। लेकिन सरकार ही तो कहीं ना कहीं उस चादर को हटाने में GDP कितनी है राहुल भाई? जी, मैं आऊँगा उस विषय पर। मैं थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट कर लूँ तो मैं एक विकसित राज्य की कल्पना देखना चाहता हूँ। हमारी 15 वर्ष की माह की जो सरकार थी, हमने मैग्निफिसेंट का आयोजन किया था, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि निवेशकों में एक विश्वास पैदा करना, एक उद्योगमुखी के रूप में, निवेश उद्योगमुखी के रूप में विकसित राज्य की कल्पना करना था, जिसका परिणाम ये था कि 30,000 करोड़ रुपए के जो है निवेश मध्य प्रदेश में आए थे। सिप्ला फर्म हो, रॉयल्सन हो, कृष्णा सीमेंट हो, तमाम ऐसे उद्योग धंधे थे जो मध्य प्रदेश की धरती पर जिनका आना और निवेश करना सुनिश्चित हुआ था। लेकिन जो भी हुआ मध्य प्रदेश में, सत्ता की लालच में, सत्ता का जिस तरीके से हस्तांतरण हुआ या खरीद हुई सरकार के रूप में आज जो सरकार चला रहे हैं, ये विकास का पहिया रुका। लेकिन आम 15 वर्षों की सरकार में, 20 वर्ष की इस सरकार में एक अच्छे उद्योग धंधे नहीं ला पाए। आज भी मध्य प्रदेश की पहचान एक भ्रष्टाचार के रूप में, व्यापम या खनन या तमाम चीज़ों से जिस तरीके से कलंकित हुई है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को शर्म करती है। तिवारी जी, निश्चित तौर पे कांग्रेस के अपने जो मित्र हैं उनकी बात पे जवाब दूं, उसके पहले मैं उनसे ये आशा कर सकता हूं कि ये जो विषय है आज का, ये विषय वास्तव में डिबेट का नहीं और विशेषज्ञों के साथ विश्लेषण का है कि हम इसको कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करें कि आज हमारे जो बाहर से आए हुए, विदेशों से आए हुए हमारे भाई हैं, जिनके साथ हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में विचार रखते हैं कि वो हमसे जुड़ें और इस देश के लिए भी कुछ करें, तो निश्चित तौर पे जब वो आएंगे, तब वहाँ जब वो देश आएंगे, देश की संस्कृति से जुड़े रहेंगे, देश के लोगों से जुड़े रहेंगे, हमारी भाषा, विचारधारा से, कला से जुड़े रहेंगे, तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं कुछ नया करने की सोच आएगी और उसके बाद ही इस राज्य के अंदर भी कुछ नया होगा। तो हम आशाओं से भर के इस बात को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए था। और मैं अपने कांग्रेस के मित्र से ये भी कहूंगा कि हम इस बात को लेकर विरोध ना करके इस पर हमें एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो विषय है ये संवेदनशील है और इस विषय से ही हमारे प्रदेश को कुछ लाभ होने वाला है। परंतु मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये बात कही कि मैं भी मध्य प्रदेश का हूं और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कुछ सोचता हूं, तो निश्चित तौर पे उन्हें भी सोचना चाहिए। और इसी आशा के साथ मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि यदि कोई कमी रही है तो वह कमी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बाहर से कोई आता है और वह उसमें कोई कमी रहती है तो निश्चित तौर पे इस राज्य की भी
बाहर बात जाएगी। तो क्योंकि हम इस राज्य के हैं तो हमारा सम्मान सबसे पहले मध्य प्रदेश है और हमारा देश है। तो निश्चित तौर पे मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से बात ना करके हम उस पर चिंतन करें और ये विचार करके आगे बढ़ें कि हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़ सकता है। तिवारी जी, बिल्कुल उसमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन तारीफ की जानी चाहिए अपने नेता की। अगर कांग्रेस किसी की तरफ से अगर ये कहीं बयान आ जाता है कि खड़ाऊ आ गई है, राम भी आएंगे, सामान्य परोक्ष रूप से, लेकिन क्या इतना भी कि भगवान के तुल्य हैं, विवेकानंद जी से तुलना कर दी जाए अपने नेता की, ये आप उचित मानते हैं? देखिए, ये तो भाव का विषय है। हमारे मन में किसके प्रति कितना भाव है, ये भाव प्रकटीकरण है। और कई बार हम अपने स्वयं के बड़े भाई में राम को देखते हैं, तो फिर राम को क्यों देखते हैं? वो भाव के कारण देखते हैं। तो ये भाव का है और भाव के आधार पे ये बात रखी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा विषय नहीं है और भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता तो सभी को है। सलमान खुर्शीद जी ने कह दिया खड़ाऊ आ गई है, राम भी आएंगे, तो आप लोगों ने इतना हाय तौबा मचाया। अब सीधे सीधे मंच से अगर विवेकानंद जी से तुलना हो रही है तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश के अंदर काम किया है, तो आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे कि देश की आजादी के बाद से लेकर जो भी प्रधानमंत्री हुए और या भारतीय राजनीति के जो विशेषज्ञ राजनेता हुए, जिनको नेतृत्व करने में कुशलता के साथ देश ने नेतृत्व करने का, उनको आगे भी बढ़ाया, उन्हें नेतृत्व करने का मौका दिया, तो आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो उन सब में नरेंद्र मोदी जी की एक अनोखी छवि उभर कर आई है। और विश्व के सामने नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है वो एक ताकतवर नेता के रूप में आया है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात तो है, क्योंकि यदि हमारे देश का किसी भी नेता का सम्मान बढ़ता है तो भगवान से तुलना कर देंगे क्या? भगवान तुल्य है, ये तुलना कर देंगे क्या? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में कहा कि ये भाव का खेल है कि किसको किस प्रकार के भाव किसके प्रति हैं, तो वो भाव अपने प्रकट करता है। मोदी जी, मेरी आवाज आ रही? मोदी जी आज कुछ ज्यादा व्यस्त है लगता है आप। नहीं सर जी, हम ये जानना चाह रहे हैं जीडीपी जो मध्य प्रदेश की है वो कोरोना काल के दौरान कितनी घट गई थी, अब क्या बढ़ गई, थोड़ा आर्थिक विश्लेषण हम चाहेंगे। और खैर ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये तो बाद में आएगा कि किस प्रवासी भारतीय ने यहाँ उद्योग लगाने की भी इच्छा जाहिर लगाए या ना लगाए, बिल्कुल सही है सर। हाँ, इच्छा जाहिर भी की है कि नहीं की है, ये कल तक पता रहेगा। जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो 11-12 को है, उस दौरान पता चलेगा। 11-12 को है। तो इस जीडीपी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कोरोना काल और अभी में कितना अंतर आया है, क्या इसके और बढ़ने की उम्मीद है, और वर्तमान में जीडीपी क्या है मध्य प्रदेश की? सर, आपने जिस तरह से मेरे से पूछा कि भाई जीडीपी क्या है, तो सर मध्य प्रदेश की जीडीपी जो एज कंपेयर टू पहले जो एक समय पे हुआ करती थी उससे पहले तो बड़ी है जी। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की जीडीपी 2022 की, तो वो थी जो हमने एस्टिमेटेड करी थी 1151049 करोड़ ट्रिलियन, ये मध्य प्रदेश की एस्टिमेटेड जीडीपी थी जी, जो सर इंक्रीज हुई है 13.09% फ्रॉम 15-16 टू 21-22 जी। अब सर अपन नॉर्मल ऐसी बात करें तो 1.95 लाख करोड़ ये एस्टिमेटेड है 22-23 का, और जिस हिसाब से सर इकोनॉमी है ये और बढ़ेगी जी जी जी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बोला कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे को इस तरह का सुचारू प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, जो कि हमारे वहाँ प्रॉब्लम ये होती कि वादे तो होते हैं परंतु पूरा नहीं होता। मैंने आपसे जो बोला कि मेरे वहां पर ये लोग आएंगे और निवेश होगा, वो सर मेरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, परंतु अभी भी ये हुआ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बोला था कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो हम कम करेंगे, पर वो सिर्फ बोल के रह गए।
उन्होंने कम नहीं करी। इसके कारण प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर जो दूसरे बिजनेसेस हैं जो एमपी में सेटअप होने थे वो एमपी में सेटअप ही नहीं हो पाए। जी, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि सर अगर आपको एक कंपनी का फॉर्मेशन करना होता है तो मध्य प्रदेश में स्टैंप ड्यूटी लगती है 7,550 जी, और अगर वही कंपनी में दिल्ली में या छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड करता हूं तो जी। कुछ भी नहीं लगती, 1,000 रुपए। जी, अब आप एक बात बताइए, एक तरफ आप कह रहे हो ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस है कि आप तो सिर्फ अपना व्यापार लगाइए और धंधा करिए, जी, पर ये तो एक तरह से ऐसा लगता है कि सर ये ईज की जगह टीज हो गया है, जी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जी, जी, तो इकोनॉमी जब बढ़ेगी सर आप बिजनेसमैन पे, ट्रेडर पे, एंटरप्रेन्योर पे भरोसा करोगे, उसे फैसिलिटी प्रोवाइड करोगे, आप उससे कोशिश करोगे कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं वो ले लें, वो गलत है। इसके कारण जो हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो रुका हुआ है मध्य प्रदेश में। जी। मैंने जो गुजरात और महाराष्ट्र में जो उद्योग लग रहे हैं या दूसरे और राज्य हैं वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं लग पा रहे, उसकी वजह स्टाम्प ड्यूटी के अलावा और क्या वजह हो सर सकती है? स्टैम्प ड्यूटी के अलावा ईज, हमारे वहाँ पे सिंगल विंडो कॉर्नर जो है उसमें कभी सिंगल विंडो में काम होता ही नहीं जी। है। आपको जगह जगह जाना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, फिर काम होता है। जी, जो अगर मैं दूसरे स्टेट की बात करूंगा तो सिंगल विंडो में सारे काम हो जाते हैं, अप्रूवल्स आ जाती है। जी। हमारे साथ अग्निहोत्री जी जो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अग्निहोत्री जी। मोदी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी के जी, मोदी जी, अभी शिवराज सिंह चौहान जी के कुछ इंटरव्यूज़ देखे इस सम्मेलन और समिट से पहले के, वो ये कह रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, और वो कह रहे हैं कि हमारी जीएसडीपी जो है वो 19.67 है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। क्या ये सही है? इसी बात बोलता हूँ कि आप मेरे को बोल रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम सबसे ऊपर हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी सी बात है कि मेरा शहर भोपाल, और भोपाल में ही आप देखिए कि कितनी फ्लाइट्स हैं। कनेक्टिविटी के नाम पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को भोपाल में आती है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट बोलेंगे तो कुल 6 शहरों के साथ मिलती है। जी। अब दूसरी बात ये रह गई कि सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरे को सिर्फ व्यापार करना है, व्यापार पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना। बाकी सारे अप्रूवल, सारी जितनी भी परमिशन है वो सब ऑटोमेटेड रूट पे हो जाएगी, जो कि सर मैं आपको एक सच के रूप में बताऊं कि हमारे वहां पे पॉसिबल नहीं है। बहुत परेशानी होती है सर अप्रूवल लेने में। जी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम सिर्फ कह रहे हैं, है नहीं। जैसा मैंने आपको बोला कि जनवरी में सीएम साहब ने बोला था कि स्टैम्प ड्यूटी हम दिल्ली से भी कम कर देंगे, पर सिर्फ बोला था, करा नहीं। मतलब आज में जुलाई से लेकर जनवरी में 6 महीने हो गए, उनका एक फोरम पे बोला था जब एमएसएमई समिट हुई थी इंदौर में ही कि सबसे कम स्टैम्प ड्यूटी मध्य प्रदेश में होगी, पर नहीं हुई। तो सर ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस मैं नहीं मानता कि मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे, मतलब स्टाम्प ड्यूटी के अलावा और भी बहुत सारी बाधाएं हैं जो बड़े उद्योगपतियों को नहीं ला रही हैं। फैक्ट्री लगानी है तो आपको जो ग्राउंड लेवल से लेकर और परमिशन आने तक, जब तक आप सीटीओ और कंसेंट पूरी नहीं कर लेते हो, आप फैक्ट्री नहीं लगा पाओगे। आपको 38 परमिशन लेनी पड़ती है जब जाके आपकी फैक्ट्री सेटअप हो पाएगी। कैसे बिजनेस सेटअप होगा? क्या दूसरे राज्यों में भी इतनी परमिशन लेनी है? नहीं सर, जी नहीं सर, कंपेयर करेंगे तो नहीं। जी। सत्यप्रकाश जी, प्राय ये देखा गया है, सरकार, हम किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहे, न कह रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे भी उद्योगपति आए इन्वेस्टर समिट के नाम पे और इन्वेस्ट करने के नाम पे कि उन्होंने कहा सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी हुई है वो जमीनों को लेके हुई है। सीमेंट उद्योग लगाएंगे, सीमेंट उद्योग के लिए लाइम स्टोन की लीज चाहिए, सरकार के पास जो लाइम स्टोन है जहां जहां खनिज है, उन्होंने ले तो लिया लेकिन लगाया नहीं। ये सालों हो गए, कई बार इस पे सवाल भी किए गए, खनिज मंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी सवाल हुए कि उन्होंने लीज कौड़ियों के भाव पे ले ली आपसे, और अब वो दूसरे जो छोटे मोटे जो लाइम स्टोन निकालने वाले लोग हैं उनको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को क्या चाहिए कि ऐसे लोग जो उन्होंने ले लिया उनको ब्लैक लिस्ट करें। हालांकि इस बार पहली बार ये हुआ है कि अनिल अंबानी को आमंत्रण नहीं दिया गया है। मैं कई इन्वेस्टर मीट मैंने कवर किया, पता चला अनिल अंबानी जी आ रहे हैं, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं किया। और रिलायंस
को हम खुद जानते हैं अच्छे से कि कई सतना रीवा तरफ सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन लीज पे दे दी गई है। त्रिपाठी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी। चूंकि लाइमस्टोन की बात है, आप उस रीजन की या आप उस भूमि के बंदे हैं जी, तो आप बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन देखिए, आपको जो पुरानी बिरलाज की जो वहां पर सीमेंट फैक्ट्री है जी, वो बदस्तूर जारी है, लेकिन कुछ बीच के जो मध्य का समय रहा है उसमें वाकई वो हुआ है। आपको देखा होगा कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सबलेट लिए जाने का सिस्टम, ये लीगली सही नहीं है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टरशिप में हो या लीज देने में हो। ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं इलीगल है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति की कमी या वहां करप्शन का एक बड़ा कारण माना जा सकता है जी। मैं ये मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज के द्वारा बहुत अच्छे प्रयास इसलिए किए गए कि मध्य प्रदेश में वो एनवायरमेंट बने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। लेकिन मैंने पिछले टर्न पे भी बोला, अब भी बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन बॉडी है, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, वो कॉर्पोरेट सोच नहीं रखते हैं। वो आज भी अपने आप को ब्यूरोक्रेट मानते हैं, आईएएस मानते हैं और ब्रिटिश टाइम के ब्यूरोक्रेट मानते हैं। तो कैसे वो लोग, जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, उनके सामने एज अ कॉर्पोरेटर के रोल में खड़े हो सकते हैं जब तक सिंगल विंडो। पीएम ने, आपने देखा होगा परसों सीएम ने जो 2 दिन पहले यहाँ पर वाटर विजन एट 2047 में कहा था कि एक ऐसा सोच सरकारों को डेवलप करना पड़ेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए, किसी चीज को नई को लाने के लिए उससे रिलेटेड सभी डिपार्टमेंट का एक साथ कुछ बॉडी बनानी पड़ेगी, जिससे कि एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता तय हो और चीजें उतनी ही सरल हो जैसा कि अभी हमारे अर्थशास्त्री ने कहा। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर प्रवासी भारतीय दिवस है या इंडियन डायस्पोरा का जो कन्वेंशन है, उसके बारे में अभी अग्निहोत्री साहब ने एक चीज कही कि हम गलत डिस्कशन कर रहे हैं। हम गलत नहीं सर, बिल्कुल राइट डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यही किया है। हालांकि ये जो सोच है, जो दिवस मनाया गया, वो अभी आपकी रिपोर्ट में भी बताया कि महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं रिमार्क करने के लिए ये चीज बनाई गई थी कि वो साउथ इंडिया से उस दिन लौटे 15 में। इसके बाद वो यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के लीड करना शुरू किया 9 तारीख से। तो आज के दिन को इसलिए माना जाता है, लेकिन और उससे कहीं ना कहीं भारत की जो समृद्धता है, यानी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो उन तक पहुंचे, उसका सोच यही था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 3 दिन का ये समिट और उसके तुरंत बाद किया है, और आप इस समिट में भी देख रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों को ज्यादा इन्वाइट किया गया है जो बिजनेसमैन है, ट्रेड में है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनके साथ सीएम का वही 1-to-1 है, केवल इसीलिए है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। हालांकि कल्चर को प्रमोट करने के कितने प्रयास किए गए, मुझे तो अभी तक इस पूरे कन्वेंशन में नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये सही है कि इसका प्रयास सिर्फ और सिर्फ भारत की प्रोग्रेस से किया जा रहा है, यानी भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से किया जा रहा है। तो इस पर डिबेट होना आज लाजमी है, और यही प्रयास सेंटर ने भी पूरी तरह किए, क्योंकि ये कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केवल मध्य प्रदेश तो उसको होस्ट कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपने प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में कहीं ना कहीं सरकार का ढीला रवैया है, जिसके कारण उन पर नकेल नहीं कर पाती है। आपने देखा, आप चूंकि सतना रीजन से हैं, रीवा से है जी, वहां कितनी फैक्ट्रीज हैं, कई फैक्ट्री आज भी चल रही है। जब भी वहां जाता हूं तो कई बार उनके गेस्ट हाउस पर रुकने का मुझे मौका मिला है, तो मैं देखा हूं कि कैसी चीजें, कितनी जमीन उनको अलॉट की गई है। कुछ तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जब हम मैयर की तरफ या कटनी की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वाकई एक बड़ा लैंड स्पेस लोगों ने एक्वायर करके रखा है, लेकिन अगर वहां डेवलपमेंट वाकई हो, इलीगली काम हो रहा है, लेकिन लीगलाइज करने के लिए सरकार को अपनी इच्छा शक्ति और करप्शन का जो तथाकथित मामला दिखता है माइनिंग में, उसको बहुत बुरी तरह से डंडे मार के भगाना पड़ेगा। तभी इस क्षेत्र में और ज्यादा विकास प्रदेश कर सकता है और इस रोजगार के बड़े प्लेटफॉर्म स्टेट को मिलेंगे।
ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं सत्यप्रकाश जी। सीमेंट के नाम उद्योग लगाने के नाम पे लाइम स्टोन की लीज कर ली, स्टील प्लांट लगाने के नाम पे आयरन ओर कर लिया, अब उनको वो सेल कर रहे हैं एक्सकेवेट करके उसको खनिज उसमें। तो इस पे भी, और ये कई बड़े उद्योगपति भी यही काम कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, वही सवाल आपसे भी है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो सरकार का फायदा, हालांकि जो अब मोदी जी ने कहा है कि स्टाम्प ड्यूटी से लेके ऐसी बहुत सारी 38 एनओसी लेनी पड़ेगी तब लगाएगा, तो इतने क्यों लगाएगा? वो गुजरात चला जाएगा, दूसरी राज्य चला जाएगा जहां इजी वे में उसको लगा सके। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से केंद्र सरकार ने बहुत सारी अड़चनें इन्वेस्टमेंट को लेकर के दूर की हैं जी, और कई पुराने ऐसे कानून और नियम जी समाप्त किए हैं, तो मुझे लगता है उनके साथ साथ मध्य प्रदेश में वो सारी चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक मोदी जी कह रहे हैं जी कि यहाँ अभी बहुत सारी अड़चनें हैं उद्योगों की स्थापना में और निवेश को लेकर के, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और उसके नौकरशाही को ये सोचना चाहिए कि जैसी मंशा केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही कि ये सारे कानून और ये जो नियम है उनको समाप्त किया गया ताकि हमारे निवेश बढ़े, उद्योग बढ़े, तो मध्य प्रदेश में भी उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन मोदी जी की बात सुनकर, मतलब अभिषेक मोदी जी की बात सुनकर, तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी भी उतनी ही अड़चनें हैं जैसी पहले थी। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि यहाँ बेहतर उद्योगों की स्थापना के लिए ज़रूर इसको राज्य सरकार को कंसीडर करना चाहिए। रवि जी, कोई आपका और आरोप है? तिवारी जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। जी, आरोप नहीं है, मैं उन सत्य बातों को आज लगातार उठा रहा हूं, क्योंकि एक सरकार का टेन्योर, एक लंबा इतना बड़ा टेन्योर है, उस सरकार में जो निवेश है विजन से आता है, ना कि टेलीविजन से। ये सरकार नो विजन ओनली टेलीविजन के सहारे चल रही है, जिसमें केवल घोषणाएं, नाटक नौटंकी, झूठ, छलकपट और भ्रष्टाचार है, जिससे निवेशक भी मध्य प्रदेश में आते हैं और इन्वेस्ट के नाम पर जब वो मध्य प्रदेश की हकीकत को देखते हैं तो वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ होनी चाहिए थी, जैसा कि मोदी जी ने बहुत अच्छी चर्चा के दौरान चीज़ें गिनाई हैं, ये जो समस्याएं हैं ये पहले टेन्योर से ही हैं कि ये अपनी जो उद्योग व्यापार नीति है उसे सुदृढ़ नहीं कर पाए, उन्हें इतनी समुचित रूप में नहीं ला पाए कि जिससे व्यापार आए। आज भी ऐसी 20 वर्षों में समस्याएं आ रही हैं, तो सरकार की मंशा और नियत पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि जो सरलीकरण होने चाहिए थे वो सरलीकरण नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा, जो नियत है, कहीं ना कहीं वो व्यापार के प्रति नहीं है और केवल इवेंट है। क्योंकि सरकार के जो तमाम ऐसे विभाग हैं वो इतने कर्जे में चल रहे हैं, इतने घाटे में चल रहे हैं कि वे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक देने के लिए विवश हैं कि उन्हें वहाँ भी उधार के पैसों से उनकी तनख्वाह बांटनी पड़ रही। ऐसी तमाम कमियां हैं। जब व्यापारी आते हैं और इन सब कमियों को देखते हैं तो मध्य प्रदेश से पलायन ही करते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस लकवा ग्रसित जो व्यापार नीति से बाहर आकर एक अच्छी सुदृढ़ नीति अपनानी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक विकसित राज्य का जो सपना है हमारा, आपका, हमारा, या हमारे जो भी पैनल में जुड़े हैं साथी, वो पूरा हो। लकवाग्रस्त व्यापार नीति, तिवारी जी, लकवाग्रस्त व्यापार नीति के बारे में बताना चाहता हूं कि 2003 के पहले की जब हम स्थिति देखते हैं तो 0.61% थी और आज जब 2022 की स्थिति में आशीष जी, 2003 का ढोल कब तक पीटेंगे आप लोग, मुझे ये बताइए। आपको 20 साल मिले हैं, 20 साल में आप समुचित व्यवस्था नहीं कर पाए तो कब तक इस तरह की जो खोखेबाजी और धोखेबाजी के बल पर आप मध्य प्रदेश के लोगों को बरगलाएंगे? सच से सामना करिए, राहुल जी सुन तो लीजिए। केवल राहुल जी आंकड़े दे रहे हैं, 2003 पे ले जाना, 20 साल जनता ने आपको दिए जो कम समझते हैं कि आप आखिर मध्य प्रदेश की जनता को और कितना बरगलाएंगे? राहुल जी उनकी बात आने दीजिए, आपको पूरा टाइम दिया, उनकी बात आ जाए। युवाओं को रोजगार मिल चुका है। फिर से तिवारी जी अपनी बात रखें, आंकड़े जो दे रहे थे फिर से रखिए। मैं वही विषय रख रहा था कि आज जो विषय है वास्तव में ये एक नई अधोसंरचना का निर्माण का विषय है कि इस राज्य के अंदर कुछ नया होने वाला है। और जब हमारे राज्य की जो सम्मान है, गौरव है, जब अन्य देशों तक पहुंचता है, वहां पर रहने वाले हमारे भाई उससे प्रभावित होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अभी आंकड़े दे रहे थे, कुछ आंकड़े दे रहे थे आप कुछ। जी, मैं निवेश के विषय में बता रहा था कि 2003 में 0.61% औद्योगिक विकास दर थी और जब 2022 में आए तो 24%। मतलब हमारा जो विकास का
औद्योगिक विकास दर है वो बढ़ी है, घटी नहीं है। दूसरी अगली वो बात तो मैं ये बढ़ेगी कहूंगा कि- साहब, वो तो सभी जगह बढ़ी होगी, किसी भी बिल्कुल, राज्य की कम नहीं हुई बिल्कुल। होगी। मैं अगली बात में ये कह रहा था कि जो बेरोजगारी की दर वाली बात है, तो मध्य प्रदेश बेरोजगारी की दर में भी जो 0.8% उसका न्यूनतम बेरोजगारी दर है, और साथ ही साथ 23 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, जो पिछले समय से मैं ये कहूंगा कि आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अन्य सरकारों का, तो आपको ध्यान में आता है, या अन्य राज्यों से भी आप तुलना कर लीजिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, बेरोजगारी दर कम होने में छत्तीसगढ़ नंबर 1 है, आपसे ऊपर है। तो उनसे मैं ये कहूंगा कि आप तुलनात्मक देखते हैं तो ध्यान में आता है कि मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा है। और अभी जो इस कार्यक्रम के बाद में मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कुछ नया होगा। और अभी जो विश्लेषण से जो कुछ तथ्य निकल के आए, कुछ जानकारी निकल के आई, निश्चित तौर पे इन बातों से भी सरकार को नए रास्ते मिलते हैं काम करने के, और उन पे हम काम करते हैं तो सरकार कुछ नया करती है और प्रदेश के अंदर कुछ नया होगा, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं। जी राहुल जी, अब आप समय थोड़ा संक्षेप में। जी, मैं सुन रहा था तिवारी जी की बात को। आज वो तमाम जो है निवेश और व्यापार की बातें तो काफ़ी हो चुकी हैं, रोजगार और वैकेंसीज को लेकर जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग है, जो विभाग नौकरियां देता है, वो विभाग खुद अपनी इस तरह से बाढ़ जो रहा है कि 1/4 जो पद उस विभाग में ही खाली पड़े हैं। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा, नियत और नीति को स्पष्ट करता है कि ये सरकार, जिस सरकार ने कहा था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, ऐसे तमाम जो रोजगार के लिए और ऐसे डायलॉग दिए थे, कहीं ना कहीं वो डायलॉग आज झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है वो खुद पोल खोल रही है। क्योंकि आज मध्य प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हूँ या जो तमाम ऐसे कर्मचारी हैं, वो लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास के आसपास मेरे मध्य प्रदेश का युवा हर रोज लाठी खा रहा अपनी जायज मांगों को लेकर। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उद्योग धंधे घटे हैं और बेरोजगारी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को शर्मसार करती है। तिवारी जी सच्चाई से सामना नहीं करना चाहते हैं, आज भी वो 2003 का ढोल पीट रहे हैं। तिवारी जी, आपको 20 साल का समय मिला है, 20 साल में ऐसे तमाम नीतियों को आप बना सकते थे, रोजगार धंधे दे सकते थे, लेकिन आज भी आप जो है कौवा कान ले गया की तर्ज पर आज भी मध्य प्रदेश के लोगों को आप बरगला रहे हैं। सच से सामना करिए, एक अच्छी व्यवस्था लाइए, युवाओं के हाथ को काम दीजिए। केवल वही इवेंट और या झूठ के बल पर अब मध्य प्रदेश का युवा जो है आपके झांसे में नहीं आने वाला है। रोजगार की ओर बढ़े, साथ ही साथ हम रोजगार देने वाले बने, हमारे जो युवा हैं वो रोजगार देने वाले बने। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मेहनत की। मतलब रोजगार मिले नहीं, रोजगार देने वाले बने। पूरी नहीं होती, जो हम व्यवसाय स्थापित करते हैं वो भी हमारा रोजगार है, और मध्य प्रदेश की सरकार यही चाहती है कि हम लगातार स्वरोजगार की ओर भी आगे बढ़े और मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े। और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के बाद में निवेश और बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश में वृद्धि तो दिखेगी। चलिए, चलते चलते अग्रवाल जी आपकी टिप्पणी, लेकिन मुझे नहीं लगता ठीक है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ है, ये एक हर 2 साल में 9 जनवरी को होता आया है, तो इससे कुछ किसी भी राज्य में आर्थिक कोई बड़ा तूफान आ जाएगा, आर्थिक बहाव आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आपकी क्या टिप्पणी? नहीं, मैंने जैसे कहा त्रिपाठी जी कि ये इंडियन डायस्पोरा को अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से जोड़े रखने का एक प्रयास है जी। जिस प्रकार के हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके बहाने से हम बहुत सारी चीज़ें अपने देश के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन हम जब 12 या 13 तारीख को मिलेंगे जी, और जो GIS है उसका जो आउटकम निकल के आएगा उस पर जब हम डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है यही विषय होंगे जी। लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के जहाँ तक मैं समझा हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ा है अब तक, चाहे वो किसी भी प्रदेश को उसकी मेज़बानी मिली हो, ये अपनी संस्कृति से, अपने मातृभूमि से इंडियन डायस्पोरा को जोड़े रखने की एक कवायद है, ताकि वो और जो लोग, उनके जो बच्चे जो यहाँ पे पैदा नहीं हुए, विदेशों में पैदा हुए, उनको अपने देश के बारे में जानने का, अपने देश के बारे में सत्यनारायण जी जो कह रहे थे, यहाँ आकर के भी बहुत से स्थानों पर मध्य प्रदेश के ले जाने की उनकी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि महाकाल लोक आप ज़रूर जा कर के आएँ और उसको देखें और महाकाल का आशीर्वाद भी लेकर के आएँ। तो वो मध्य प्रदेश की जितनी विविधता है उसका भी अध्ययन करेंगे, उसको भी देखेंगे और उससे जुड़ेंगे।
तो निवेश का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को उसके नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। चल, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, राहुल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका और अभिषेक मोदी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा देशों में भारत के लोग रह रहे हैं और विदेश में काम कर रहे भारतीय काफ़ी अच्छी रकम भी भारत भेज रहे हैं। साल 2021 में प्रवासी भारतीयों ने 89 अरब डॉलर से ज़्यादा पर्सनल रेमिटेंस भारत भेजा था। प्रवासी भारतीयों से रेमिटेंस के रूप में भारत आने वाले पैसे में बड़ा योगदान 5 देशों का है। साल 2021 में सबसे ज़्यादा 19 अरब 80 करोड़ डॉलर यूएई में काम करने वाले भारतीयों ने भेजे। इसके बाद अमेरिका से 15 अरब 80 करोड़ डॉलर आए। इसी तरह सऊदी अरब, ओमान, कुवैत जैसे देशों से भी करोड़ों की रकम भारत आ रही है। ऐसे में इस बार भी सरकार को उम्मीद है कि सम्मेलन के जरिए भारत में अच्छा खासा निवेश आएगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में निवेश का ग्राफ कितना बढ़ता है। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।